आज हम एक डार्क साइड ऑफ शार्क टैंक भी एक्सप्लोर करेंगे। मैंने अप्लाई नहीं किया था, शार्क टैंक की तरफ से हमारे पास मेल आया था कि यू कैन अप्लाई। ओह, इनको फंडिंग तो नहीं मिली? घबरा गए 5 करोड़ सुन के। लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई या उनको ये चीज पची नहीं कि 5 रुपए किलो का फाइबर 40,000 रुपए किलो की वैल्यू में कैसे बिके। उनके अराउंड काफी बैड मार्केटिंग हुई, इवन दो ही brought in a fabulous product। इंडिया में जो पेपर होता है, प्रिंटिंग राइटिंग पेपर है, उसमें 70% पेपर बाहर से इंपोर्ट होता है। Really? यस, से जो नॉन स्पिनेबल फेदर होता है उससे हमने पेपर बनाया है। आपके लिए बहुत बड़ा सवाल हो गया है। उस कचरे को लोग छूना नहीं पसंद करते, बात नहीं करना पसंद करते, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। सबसे मजेदार बात आप सुनेंगी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 22,000 भेड़े ही हैं सिर्फ, और जो एक भेड़ 1.5 से 2 किलो ही पश्मीना निकाल सकती है, और पूरा वर्ल्ड पश्मीना के शॉल पहनता है। Hi guys, welcome back to the Divi Show. You're on episode number 52. After a Shark Tank episode that we did with Manu Sharma, we have another episode for you from Shark Tank. He's Radhesh from Golden Feathers. इनको फंडिंग तो नहीं मिली, तो आज हम एक डार्क साइड ऑफ शार्क टैंक भी एक्सप्लोर करेंगे। इवन दो ही brought in a fabulous product, उनके अराउंड काफ़ी बैड मार्केटिंग हुई आफ्टर शार्क टैंक। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? We'll know the entire story. We'll give them the platform to give their justification on the product, to talk about their experience with Shark Tank, and it won't be nice, I'm telling you. So stay tuned and I'll see you in the end. Bye. हेलो जी, नमस्ते। हाय। ये आप लगा लो, आराम से बेल्ट लगा लो। और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप आजकल? अभी तो बस जो रिसर्च कर रहा था उसी पे दूसरे प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट कमिंग अप फ्रॉम चिकन फेदर। अच्छा, फ्रॉम चिकन फेदर। फेदर। आर यू वेजिटेरियन और नॉन? आई एम नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन। तो मैं आपको बताऊं, आपके लिए बहुत बड़ा सवाल हो गया है ये। हाँ, मतलब यूजुअली क्या होता है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ एग भी नहीं खाते। अच्छा। और होता ये है कि आप अगर देखें तो मतलब जैसे जितने भी मारवाड़ी और जितने भी कम्युनिटी होती है, इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो चिकन एज अ फूड खाते हैं। हाँ। नहीं, और उनका भी फूड खाने का सिस्टम, अगर मान लीजिए वो चिकन खाते हैं या एग खाते हैं, तो वो ट्यूसडे नहीं खाएंगे, थर्सडे नहीं खाएंगे, सैटरडे नहीं खाएंगे। तो इंडिया में ये मोस्टली अराउंड 45 to 50% लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे खाते हैं। हाँ। और ओवरऑल देखा जाए इंडिया मीट मैप में, हाँ, तो 77% लोग ऐसा चिकन एज अ फूड खाते हैं। तो ये सर लॉन्ग स्टोरी की, लाइक जब मैं अभी यहीं IACD में जालाना डुंगरी में, हाँ, से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हाँ, और निफ्ट मोहाली से मैंने अपनी UG करी है। ओके। तो वहीं पर वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था कि करंट प्रॉब्लम पे काम करना। हाँ। तो वहीं से स्टोरी चालू हुई 2010 से। ओके। और 2010 से 2022 तक रिसर्च ही करी है इस पे कि कैसे काम होता है। ओके। आप कह रहे थे 2016 में फर्स्ट वो मैंने रुई निकाली, उसमें ये सक्सेस मिली है मेरे को कि कैसे इसको फ्लू फ्री करते हैं, क्योंकि इसमें 40 तरह के डिफरेंट अलग अलग डिसीजेज होती हैं, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, टॉक्सिन फ्लू हो गया, फाइब्रोसिस हो गया। कई सारी बीमारियां होती हैं। हाँ। और ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट वेट वेस्ट है। मुझे नहीं पता था कि इसमें साल के 20-22 हज़ार लोग मर जाते हैं। तो ये मेरा क्लासरूम प्रोजेक्ट था जिसे मुझे पूरा करना था। 20-22 हज़ार लोग मर कैसे जाते हैं? मतलब इसमें क्या, ये इससे फ्लू होते हैं ना बहुत सारे। ओके। अब जैसे आप सपोज आप यहाँ पर देखिए मालवीय नगर चिकन मंडी के बगल में आप जाएंगे ना, तो वहाँ आपको गले में खराश होने लगे, क्योंकि वहाँ सल्फर और मीथेन बहुत ज़्यादा होता है। वो कचरा वो लोग फेंकते नहीं है, धीरे धीरे नाले में डाल दिए, और उससे वो बहुत ही ज़्यादा, और ये एक ऐसा कचरा है जो 6 घंटे में ख़राब हो जाता है। तो ये मतलब स्टोरी चालू हुई और रिसर्च चालू हुई कि लाइक काम करना है। अब IACD एक बहुत रेपुटेड कॉलेज है, एशिया का नंबर 1 क्राफ्ट कॉलेज।
तो यहाँ पे सब अच्छे डिज़ाइनर्स और सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि जब मैं इस वेट वेस्ट पे, अब किसी ने प्लास्टिक पे काम कर रहा था, कोई सैनिटरी नैपकिन्स में काम कर रहा था, तो ऐसे ही मैं चिकन में भी काम कर रहा था। तो जैसे ही मैं गया तो मतलब यही पास के पीछे की शॉप से ही मैंने पहली बार चिकन लिया था, और बगल में आई सीढ़ी, वहाँ मैं लेके गया, एक पॉलीथीन खोली तो वहाँ एक लक्ष्मी मूर्ति मैम थी NIT की। तो आर यू श्योर कि तुम इस पे काम करना चाहते हो? मैंने कहा ये राधेश, अगर ये सबमिट हुआ तो तुम्हें यू हैव टू कंप्लीट इट। तो हाउ ओल्ड वर यू इस टाइम? मैं अभी 36 ईयर हूँ। वर यू वहाँ पे तकरीबन आप ये देख लीजिए 11 साल 12 साल पीछे कर दीजिए, तो वही 22-23 साल, मतलब हाँ 22-23। तो मैम ने बोला, तो उस वक्त ये था कि नहीं ठीक है, मैम ने बोला ये इम्पॉसिबल है। मैंने कहा अब यही करेंगे हम। अच्छा। तो जैसे ही मैंने वो पॉलीथीन खोली तो इतनी स्मेल थी, क्योंकि मैंने रात में चिकन लिया था और सुबह मैंने खोला तो वो तब तक सड़ गया था। तो मुझे तो बाहर ही निकाल दिया क्लास से कि ये कैसा कचरा लेके आया वो। फिर ये हुआ कि ठीक है चलो इसको मैंने देखा है, मतलब यूट्यूब में देखा और रिसर्च में पढ़ा मैंने कि चिकन वेस्ट में जो लोग काम करते हैं उसको ये नॉर्मल हॉट वाटर में इसको धो के इसको रोक देते हैं कि मतलब ये सड़े कम, या आइस में प्रिजर्व कर देते हैं। तो मैं दोबारा फिर गया, और जब मैं पहली बार गया उस कचरे को उठाने तो उसमें करीबन 10,000 से ज़्यादा मक्खियाँ रही होंगी उस पर्टिकुलर बॉक्स में। जैसे मैं, और उसमें जो बूचर था उसने मना कर दिया कि भैया मैं कचरा उठाऊंगा नहीं इस पर्टिकुलर उस डब्बे से, आपको ही उठाना ले लो। अब उस ये टाइम तो आपकी ड्राइव क्या थी? मतलब 23 इज यंग ओनली। हाँ, उस टाइम आप व्हाट वर यू चेजिंग? मेरा कोई ये गोल नहीं था कि मैं इतने इस रिसर्च मतलब इस चिकन फेदर में या चिकन बूचरी वेस्ट पे काम करूँगा। मेरा सिंपल ये था कि एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट है जिस पे इसको काम करना है और कॉलेज को सबमिट करना है कि हाँ एक ये करंट प्रॉब्लम है और इस पे हम काम कर सकते हैं। और बस क्योंकि ये क्राफ्ट कॉलेज है तो यहाँ पे कई सारे ऐसे क्राफ्ट बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं, या तो एक दिमाग में था कि जैसे इंस्पिरेशन ये थी कि मुझे पेंट ब्रशेस बनाने हैं सिंपल। जैसे तो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी जो पेंट ब्रश राउंड ब्रशेस और ये सब यूज़ करते हैं और स्क्वायरल के यूज़ करते थे, तो उसमें बहुत क्रूएलिटी इन्वॉल्व होती थी। तो मेरा ये पर्पस था कि जब स्क्वायरल का बन सकता है तो फेदर का क्यों नहीं बन सकता पेंट ब्रश। सिंपल ये थॉट था और मैंने वो पेंट ब्रशेस बनाए भी। ओके, यूजिंग चिकन फेदर। तब नॉर्मल चिकन फेदर में उठा लाया, उसको धोया उसको, तो पेंट ब्रशेस बनाना बहुत आसान था। तो मैंने कहा कि एक ऑप्शन देते हैं कि जहाँ कैमलिन और सिंथेटिक और स्क्वायरल यूज़ किया जाता है, तो ये वेस्ट है, इससे अगर ब्रशेस बनाए जाए तो बहुत मतलब अच्छा होगा। तो जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैंने, क्योंकि उस वक्त तक मैंने फाइबर साइंस में इतना पढ़ा नहीं था, तो मैंने देखा कि नॉर्मल जो आप पेंट ब्रशेस लेते हैं उसका स्टोक किया होता है। आप A4 साइज़ में एक अगर कैमलिन का या और कोई दूसरा ब्रश लेते हैं तो उसमें आप स्टोक मारते हैं तो एक पूरा नहीं स्टोक पर पाता है कि A4 में। बट मैंने चिकन फेदर से लिया और मैं फैकल्टी को एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें वाटर एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है। तो मैंने देखा कि उसमें एक स्टोक मैंने एक बार डिप करके 1, 2, 3, 3.5, हमने कहा वाह इसमें तो बहुत अच्छी वाटर एब्जॉर्बेंसी है। फिर मैंने कहा, क्योंकि मैं एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर था तो मुझे पहले से पता था कि यहाँ की ऐसे फाइबर्स की अवेलेबल है जिन पे और जिनकी वाटर एब्जॉर्बेंसी अच्छी है उसमें, यानी कि वो एक फाइबरस फॉर्म हमें पता लगा कि ये फेदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं से रिसर्च चालू हुई। फिर फैकल्टीज़ ने मैं बोला कि एक पेंट ब्रश बनाने से तो तुम राजेश पास नहीं होगे तुम्हें तो और कंक्रीट देना पड़ेगा। फिर ये हुआ कि इन सब में से सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया आपको फैकल्टीज़ में? फैकल्टीज़ में मेरे पास या मेंटर कोई उस टाइम पे? मेंटर्स उस वक्त थे, कोरमा राव सर थे और लक्ष्मी मूर्ति मैम थी। और इवन दैट IACD में भी एक जो कल्चर है कि सीनियर्स और फैकल्टीज काफ़ी हेल्प करती हैं। तो वो ये था कि उन्होंने बोला कि तुमने काम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कि फूड वेस्ट पे काम हो रहा है। तो और उसी वक्त मैंने रिसर्च में ये पढ़ा कि 2011 में दिल्ली NCR और यूपी में चिकन वेस्ट का जो एवरेज था 30 लाख मेट्रिक टन वेस्ट जो है वो यमुना नदी और आसपास के लैंडफिल में चला जाता है। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि
ये वेस्ट, और इस पे कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक इस पे किसी ने काम क्यों नहीं किया। जब मैंने देखा तो लोगों ने इसके फिश फीड्स बना रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इससे क्राफ्ट प्रोडक्ट बनाया जाए। और फिर रिसर्च चालू हुई, तो अभी तक मैंने 72 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कि क्राफ्ट, जैसे क्राफ्टेड डीजल, आप पहली बार मतलब जो कि पहले एशियन टाइम पे जैसे आपका ये रहता है लाइक हाई फ्लेमेबल ऑयल यूज़ किए जाते थे, तब डीजल थोड़ी बना था। डीजल तो बाद में बना, बट वो आते कहाँ से, फैट से आता था, जिसमें 1200 कार्बन से ज़्यादा का जो वो प्रोड्यूस कर सकता है इसको बर्न करने में। तो जो इसका फैट निकाला तो उससे बायोडीजल बनाया, इसकी स्किन से लेदर बनाया, इसके इनर सेल्स और सारी चीज़ों से मैंने फिश फीड है, फर्टिलाइज़र बनाया, और फिर इससे मैंने इसके ब्लड से ब्लड बॉल्स बनाई, जो कि आपकी फूलों की खेती में बहुत काम आती है। फिर इसका जो फेदर है, उस फेदर को क्लासिफाइड किया कि लाइक 4 तरह का फेदर होता है, नेक, विंग्स, टेल और बॉडी। इस चिकन फेदर में आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस 5 रुपए किलो के कचरे में को मैं 10,000 रुपये से 40,000 रुपये किलो बेचता हूँ। तो लाइक इसमें जो टेल फेदर होता है वो पश्मीना से ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी थी। और जो इसके नेक फेदर्स थे, नेक फेदर्स में भी देखा कि जो गूज डाउन, आप डक फेदर के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें भी बहुत क्रूएलिटी इन्वॉल्व है कि वो क्या है, जिंदा जो डक्स होती हैं उनसे प्लग करते हैं। और 2008 में तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया, बट मतलब ये यूज़ होता है, आज भी डिमांड में है, तो लोग इसको कहीं ना कहीं से इसकी खेती करते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट इसको सबसे बड़ा टास्क ये था कि जो वेस्ट है हमारे पास, इसको सैनिटाइज कैसे किया जाए। और क्योंकि फेदर बहुत लाइट वेटेड होता है, जैसे अपने बाल होते हैं वैसे सेम बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर इसमें हमने कोई हार्ड केमिकल या कोई भी हार्श केमिकल डाला तो वो क्या होता था, वो मतलब मेल्ट हो जाता था और बीच की डंडी बचती थी। तो ये था कि कैसे इसको प्रोसेस किया जाए। तो उसी वक्त हमारी डाइंग और प्रिंटिंग की क्लासेस चल रही थी आई। तो उसमें पहले दिखाया गया एंशिएंट टाइम पे कैसे सिल्क को प्रिजर्व करते थे 300 साल के लिए। तो वो उसका प्रोसेस था। तो सिमिलर ही प्रोसेस हमने थोड़ा सा फेदर में, क्योंकि इट्स अ प्रोटीन फाइबर, जब मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया तो मैंने एक नया मतलब टेक्निक निकाली जो कि उस कचरे से बर्ड फ्लू सिम्टम्स हटा देता है। दूसरा उसके साथ कि ये पूरा 100% नेचुरल है, और इसमें जो वाटर कंजम्पशन है वो हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हम 100 डिग्री स्टीम देते हैं, फिर उसी स्टीम से वो वेपोरेट होके पानी फिर बारिश के फॉर्म में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो उसका बचा हुआ पानी जो बचता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको आइस में प्रिजर्व कर देते हैं। आइस बनाई तो आइस में काम आ गया। फिर कई प्रोसेस को हमने स्टीम के पर्पस से यूज़ किया। हमें इलेक्ट्रिसिटी, हमने सोलर वो लगाया, क्या हीटर लगाया, सोलर गीजर लगाया। उस तरह करके धीरे धीरे हमने। तो ये प्रोसेस सब आपका पेटेंट हो चुका है? अच्छा, प्रोसेस के साथ साथ ये रॉ मटेरियल पेटेंट भी है। कि इस रॉ मटेरियल पे कोई और काम नहीं, काम कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं। बट इस रॉ मटेरियल से पल्पराइजेशन फॉर्म को, इस रॉ मटेरियल से फाइबरस फॉर्म को, और इस रॉ मटेरियल से एज अ फर्टिलाइजर फॉर्म को, वो प्रोसेस पेटेंट है। तो एक तरह से ये आपका रॉ मटेरियल पेटेंट भी काउंट करता है। ऑलराइट। आप थोड़ा सा मतलब मैं प्रोसेस भी जानना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी सुन रहे हैं। तो इफ़ दे हैव समथिंग वाइबल इन हैंड जिसको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, हाउ मच डू यू रिकमेंड गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस? क्योंकि नई स्टार्टअप्स डरती हैं वो चीज़ करने से। मैं ये प्रोसेस इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारी कंपनी पॉलिसीज में है, क्योंकि वो पेटेंटेड है। बट हाँ, ये है कि जैसे नॉर्मली आपको मैं बताऊं कि इसका प्रोसेस पूरा नेचुरल है, और स्टीम आपका प्रोसेस नहीं, पेटेंट रजिस्टर करवाने का प्रोसेस। पेटेंट रजिस्टर इसका बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आपको एक पहले पिटीशन फाइल करना पड़ता है कि आपको प्रोविजनल, कि आपने पहले आपको कंटेंट आपका
थॉट प्रोसेस की क्या है, आपका हाँ. क्या आइडिया है, हाँ. उसकी आप मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप पेटेंट लॉयर्स होते हैं जो नॉर्मल जो पेटेंट्स कराते हैं, कॉपीराइट्स कराते हैं, Okay. आपको उनके पास जाना है, अपना आइडिया शो करना है और उनको वो आपको 5-6 रेफरेंसेस देंगे कि ये इस तरह के पेटेंट हो चुके हैं, आपका क्या डिफरेंस है। Okay. तो आपको वो डिफरेंस क्रिएट करना है या बताना है कि हमारा डिफरेंस इसमें ये है। उसके बाद आप उसका फाइनल एक प्रोविजनल होता है और एक फाइनल होता है, फिर उसकी 1.5 साल की हियरिंग होती है। उसमें फिर इवेलुएटर मतलब उसको जांचता है और फिर उसको पेटेंट ग्रांट होता है। इसमें भी बहुत मेरा 19 टाइम्स मेरा पेटेंट रिजेक्ट हुआ। उसका भी रीज़न ये था कि मैंने 19 पेटेंट्स डाले थे अलग अलग प्रोसेस के। फिर मुझे मेरे लॉयर ने सजेस्ट किया कि नहीं राजेश, क्योंकि आप पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप अगर सॉफ्ट मटेरियल में आपने मतलब एज रॉ मटेरियल नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि सिल्क, वूल, जूट, कॉटन और ये तो है, इस पे पेटेंट नहीं है किसी का। बट अगर आप पेटेंट ले रहे हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और इस तरह पेटेंट लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने हर प्रोसेस को पेटेंट करा और बहुत तरीके से इसको पेटेंट किया है। तो मतलब कुछ प्रोसेस तो हमने स्किप कर दिए हैं कि कई ऐसी कंपनीज आई थी कॉलेज टाइम पे जिन्होंने बोला कि आप इससे ब्लड कैसे निकालते हो। अब आप सोचिए कि सफ़ेद कपड़े में अगर आपको ब्लड का स्टेन लग जाए, कभी नहीं जाता, और ये पूरा कचरा ही ब्लड का है और हम उसको सिंगल वॉश में ब्लड फ्री करते हैं। तो इट्स अ टेक्निक, इट्स अ नेचुरल टेक्निक जो कि बहुत सारे लोग अभी तक उसका ब्लड नहीं निकाल पाते, उसकी स्मेल नहीं निकाल पाते, फिर उसमें से उसकी फैट नहीं निकाल पाते, तब तक तो वो इधर ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ही है जो उसमें कुछ हमने प्रोसेस में कवर किया और कुछ हमने बताया ही नहीं है कि ये इस तरह ये चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसे कंपनीज थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसे कई एमएनसीज थी, कई ऐसे नॉन वोवन कंपनीज थी जो ये चाहती थी कि ये प्रोसेस पता लग जाए। तो ये था कि प्रोसेस इज योर पावर, आई थिंक। हाँ, तो प्रोसेस, और आप ये देखिए कि कितना सारा चेक इन अवेलेबल है। अब ये है कि हमने कुछ प्रोसेस को हमने जैसे मार्केट में हमने बताया भी है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया है, A1, A2, फिर B3 ऐसे करके। तो वो उनके पास वो मटेरियल जाता है कि हाँ उसको इतने डिग्री में ये इस प्रोसेस को 2 देना है, सिंपल, और वो रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह करके हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। आते हैं आपकी शार्क टैंक की जर्नी पे। शार्क टैंक, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका शार्क टैंक में? पहले तो एक वर्ड से शुरू करो, 1 वर्ड फॉर शार्क टैंक। बहुत अच्छा था। ओके। बहुत अच्छा था। मुझे तो पहली बार एक सेलिब्रिटी जैसा फील हुआ कि वहाँ पे जाते हैं और जैसे ही काम खत्म वैसे ही कोई मतलब नहीं, ध्यान नहीं देते। बट हाँ, शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि वहाँ पे 5-6 ऐसे जजेस बैठे थे जिनकी वैल्यूएशन, जिन्होंने ये क्लेम कर रखा है कि वो 20,000, 10,000, 5,000, 2,000 करोड़ की वैल्यूएशन लेके बैठे। तो उनके सामने बात करना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अच्छा है। तो आपने ये पहला सीजन था जिसमें अप्लाई किया था? हाँ, या इससे पहले अच्छा भी? मैंने आपको मैं बता दूं, मैंने अप्लाई नहीं किया था। शार्क टैंक की तरफ से हमारे पास मेल आया था कि यू कैन अप्लाई। तो वहाँ से रिकमेंडेशंस था। तो इनके भी लोग एक्चुअली ढूंढते हैं स्टार्टअप्स? हाँ मैम, ये लोग बिजनेस तो ढूंढते ही हैं कि हाँ कैसे हो सकता है, इनकी टीम मेंबर्स हैं, ये ढूंढते हैं। बट आपको एंड में जैसे ऐसे निराशा नहीं हुई कि नहीं मिली फंडिंग? अच्छा, मैं इस फंडिंग के लिए मैं बताऊं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे, ऐसा टेक्सटाइल और टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे, उनको फाइबर का और इस सब का नॉलेज नहीं था। अगर उनको, जब मैंने ये बात बोली कि मैं जिस फाइबर में काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि उनको थोड़ा सा, मुझे रितेश की बातें बहुत अच्छी समझ में आई। इवन दैट हमने पीयूष को मिस किया वहाँ पे। बाकी और लोग थे जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना डीप रिसर्च और उनको फाइबर साइंस और इतना टेक्निकल वो पता होगा। वो तो और मेरे हिसाब से शार्क टैंक में मेरे से एक ये भी हुआ कि टीम डिसीजन ये था कि शार्क टैंक जाना हमारा कभी एम नहीं था, क्योंकि ये B2B बिजनेस है, नॉट B2C। और शार्क टैंक में मोस्टली कंपनीज जो होती हैं वो B2C वाले ही कस्टमर रहते हैं।
तो अभी आपके जो प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे आपको कोई रिकमेंड भी कर रहा था कि आप B2B, अमित ही कर रहा था आई थिंक, कि आप B2B बस यार्न्स बना के आप वो बेचो, एंड व्हाई आर यू गेटिंग इनटू प्रोडक्ट्स? अच्छा, तो आप प्रोडक्ट्स भी जो बना रहे हो वो B2B के लिए बना रहे हो या वो भी अच्छा, शार्क टैंक में बहुत सारी चीजें काट दी जाती हैं। हाँ। तो जैसे मैं बताऊं कि मैं भी उनको ये बता सकता कि मेरा बिजनेस B2B है, और वो भी ये बात बोल लेते हैं। हाँ। क्योंकि मैंने दिखाया कि मैंने इससे शॉल बनाया है, मतलब मैंने दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा होता है उसको की कंपैरिजन में मैंने दूसरा बनाया है। बट सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि मेरी अभी कैपेसिटी जो है 2 टन की है साल की। अब 2 टन की कैपेसिटी में 12% स्पिनेबल फाइबर होता है। अब 12% स्पिनेबल फाइबर होता है तो महीने का आप ये मान के चलिए कि 40-50 किलो उसमें से निकलेगा हमारा स्पिनेबल। उन्होंने पूछा मंथली आप कितना बेच लेते हो, मैंने कहा 22 किलो। तो अब वो कैलकुलेशन में जैसे मेरे को सुनने में आया था कि शार्क टैंक्स में शार्क्स को भी ये बताते हैं कि बैकग्राउंड देते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कि उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई या उनको ये चीज़ पची नहीं कि 5 रुपए किलो का फाइबर 40,000 रुपए किलो की वैल्यू में कैसे बिक रहा है। पूरी दुनिया जानना चाहती है। और एक्चुअल में क्योंकि पश्मीना 40,000 रुपए किलो जाता है बना हुआ, और उसकी वार्म पश्मीना और इससे कैसे कंपेयर करते हो? फेदर दुनिया का सबसे हाईली इंसुलेटेड और लाइट वेट फैब्रिक है। मैंने इसका इंसुलेशन टेस्ट कराया तो ये ग्लास फाइबर से भी ज्यादा इंसुलेटेड है। ओके। तो पश्मीना मतलब किस ग्रेड पे स्टैंड? पश्मीना एज अ टेक्सटाइल में तो पश्मीना बहुत सॉफ्ट कपड़े में देखा जाता है, जितना सॉफ्ट होगा जितना लाइट वेट होगा उतना ही वो प्रीमियम होता है। हाँ। तो पश्मीना का जो फाइबर का GSM है वो 150 GSM होता है, और फेदर का GSM जो है वो 111 GSM है। तो आप देखिए कि पश्मीना से भी हल्का है। तो इटसेल्फ वो सॉफ्ट है, और फेदर तो सॉफ्ट होता ही है। हाँ। तो और फेदर में आप क्योंकि इसका जब ग्लास फाइबर, क्योंकि अभी तक का सबसे इंसुलेटेड मटेरियल जो है ग्लास फाइबर है, उसका इंसुलेशन है 3.1 WAH और फेदर का है 2.1 WAH। तो मतलब आप देखिए कि ग्लास फाइबर से भी ज़्यादा इंसुलेटेड है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं उनको बता रहा था। मेरा मेन पर्पस ये था कि लोगों को अवेयर करना कि जो इंडिया में इतने सारे काम जो होते हैं, जैसे आप देखिए MDF बन रहा है, या आप शीट्स बन रही हैं, या पेपर बन रहा है, या टेक्सटाइल के सब सिंथेटिक और पॉलिएस्टर और मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स यूज कर रहे हैं। नेचुरल फाइबर्स इतने महंगे हैं कि लोग यूज नहीं कर पाते। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव कि वहाँ पे यूज हो सकता है। मैंने 72 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं, और उसमें से मैंने 3 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में मैंने 3 महीने में 94 लाख रुपए का बिजनेस किया है। यदि मुझे 5 करोड़ तक की फंडिंग मिलेगी तो मैं इसको मतलब एक पर्टिकुलर नॉन वोवन या वोवन सेगमेंट को मैं आगे स्केल कर सकता हूँ। मैंने जैसे सुना है कि मतलब 1-1.5 घंटे का होता है पूरा सेशन, बट उसको कट करके 10-15 मिनट का ही दिखा। और वहाँ पे ना बात ये है कि उनको मतलब ये भी था कि जैसे अमन ने बोला मुझे कि घिन नहीं आती है। हाँ। तो एक्चुअल में मुझे लिटरली नहीं पता था कि अमन चिकन खाता है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं बिल्कुल जवाब देता अमन को कि जहाँ पर आप बैठे हैं नेशनल टीवी के सामने, और आप यू आर अ चिकन लवर, और आपको चिकन खाने में घिन नहीं आती है, और मैं उस कचरे को साफ कर रहा हूँ, तो मुझे तो प्राउड फील होता है कि मुझे तो घिन नहीं आती। और क्योंकि इंडिया में 2 महीने की ठंड होती है, तो उसमें ये तो मतलब यहाँ की मार्केट के लिए है नहीं। मैंने बोला कि वहाँ पर भी बोला कि 80 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे ये फाइबर काम कर सकता है। बट उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए, उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग चाहिए, उसके लिए फंड चाहिए। अब मैंने अगर 12-13 साल अगर इसमें इन्वेस्ट किए हैं, और मैंने अब आप देखिए मैंने आर्मी के लिए भी मैं जैकेट्स बना रहा हूँ, और भी कई सारे मतलब मैंने इंसुलेटेड क्विल्ट्स बनाई हैं, जैकेट्स बनाई हैं। वो इसलिए बनाई हैं कि जो हाई एक्सट्रीम कोल्ड वेदर प्रोग्रामिंग सिस्टम में जो क्लोथिंग्स काम आती हैं उन सब के लिए बनाया है। तो अभी तो मैंने सबके प्रोटोटाइप्स बनाए और उसके प्रोडक्ट्स बनाए, पर उसमें से मैंने क्योंकि मुझे अपने सर्वाइवल भी करना था, तो उसका जो स्पिनेबल पार्ट था 12%, उससे मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, लोगों को बेच रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो और आपने ये भी बोला था कि प्रोडक्ट्स बनाने जरूरी हैं टू लेट पीपल नो, इससे क्या
अवेयरनेस। अब अगर मैं इसका शॉल नहीं बनाता तो लोग कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाते कि फेदर को स्पिन किया जा सकता है। फेदर में स्पिनेबल मटेरियल है। अगर और फिर वो कंपैरिजन ही नहीं आता ना कभी कि हम एक पश्मीना से कंपेयर कर रहे हैं इसको। अभी मैं आपको एक और बताऊं, अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे शार्क टैंक के थ्रू ही मुझे बहुत अच्छे कनेक्ट्स मिले, इवन दैट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कनेक्ट्स मिले। बहुत ऐसी कंपनीज हैं, मैं उस कंपनी का नाम अभी नहीं ले रहा, बट वो ऐसी कंपनीज हैं कि जो कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो मेरा पेटेंट खरीदना चाहती हैं या वो मुझे कह रही हैं कि आप मुझे फाइबर दीजिए, हम कुछ भी करें। तो अभी मैं आपको बताऊं, आपने कभी पेपर के बारे में सुना है? नॉर्मल पेपर, हैंडमेड पेपर और पेपर होता है। अभी कल ही गडकरी साहब बोल रहे थे कि इंडिया में सबसे बड़ी का दुर्भाग्य ये है कि इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन और इतना ज़्यादा क्राफ्ट होने के बावजूद भी इंडिया में जो पेपर होता है, प्रिंटिंग राइटिंग पेपर है, उसमें 70% पेपर बाहर से इम्पोर्ट होता है। रियली? यस। तो मैं आपको बताऊँ, नॉर्मल एक पेपर बनाने के लिए 3 किलो लकड़ी चाहिए होती है यूजुअली। और क्योंकि वुड पल्प से ही पेपर बनता है, राइट? आप देखिएगा कई सारे एयरपोर्ट्स में जाएंगे, आप नैपकिन्स भी यूज करते हैं तो उसमें लिखा रहता है 1000 नैपकिन इज इक्वल टू 1 ट्री लिखा रहता है। तो शायद 10,000 है, सॉरी 10,000 नैपकिन्स इज इक्वल टू 1 ट्री ऐसे लिखा रहता है। तो क्योंकि वो वुड पल्प से बनता है, तो मैंने एक अभी तक पिछले 4000 सालों में जब से पेपर बना है तब से वो वुड से ही बन रहा था। मैंने वर्ल्ड को पहला नॉन सेलुलोजिक पेपर दिया है जो कि फेदर से बनता है, सेम उसमें। और अगर आप देखिए कि जो वुड पल्प है वो 80 से 120 रुपए किलो वुड आती है, लकड़ी आती है। अब उसको प्रोसेस करेंगे तो अगर आप देखिए कि 1 किलो पेपर चाहिए तो 3 किलो लकड़ी। तो क्योंकि उसमें लिग्निन होता है, आप अलग करते हैं, फाइबर अलग करते हैं। तो अब हमारा फेदर जो है, फेदर से जो नॉन स्पिनेबल फेदर होता है उससे हमने पेपर बनाया है जो कि 1:1 के रेशियो में रहता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खारे पानी से बनता है जो पेपर होता है। अगर आपको 80 किलो पेपर बनाना है तो 1200 लीटर पानी आप खराब हो जाता है। और वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना केमिकल होता है। मैंने पहली बार ऐसा पेपर बनाया है और मशीन्स डेवलप करी है जो कि उस प्रोसेस को 75% कम कर सकती है। तो दिस इज अ इनोवेशन। अब ये सारी चीजें वहाँ पे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे इवन दैट मैंने नमिता को भी बोला कि लेट मी फिनिश, क्योंकि वो सुनने जैसे उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल नहीं है ये प्रोसेस, पेटेंट कोई भी कॉपी कर सकता है। तो मुझे हंसी आई कि 13 साल जिस चीज को लगा और उसको प्रोसेस, पहले उन्होंने ना मेरा पेटेंट पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक, 0% से लेके 100% तक, 0 ब्लेंड कॉम्बिनेशन से लेके 100% ब्लेंड कॉम्बिनेशन तक। तो ये प्रोसेस हमने ऐसे पेटेंट किया हुआ है। ये कोई पैरासीटामोल की गोली का तो है नहीं कॉम्बिनेशन कि आपने दूसरी फार्मा कंपनी ने दूसरे को बना के दे दिया और बन गया। तो ये था कि यहाँ वहाँ पे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का ये मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिला। हाँ, अगर पीयूष होता तो पीयूष, क्योंकि वो एक जहाँ से उन्होंने जर्नी चालू की है और जो क्योंकि वो रिसर्च ओरिएंटेड बंदा है तो उस चीज को समझता। पर इनमें से सब शार्क्स आई डोंट नो है एक्चुअली करते हैं या प्रिटेंड करते हैं, दे ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। और मतलब आई थिंक ये काफी बड़ा सोशल कॉज था जिसको इन्होंने सपोर्ट मतलब नहीं एक्चुअल में मैं सपोर्ट, अच्छा ये इसके लिए मैं सोनी टीवी को बहुत थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरे इस प्रोडक्ट को, इस रिसर्च को उन्होंने दिखाया। बट क्योंकि वहाँ पे मुझे जैसे जैसे आसपास के जो लोग पिच दे रहे थे उनसे पता लगा कि एक्चुअल में मतलब मुझे वहाँ जाने के बाद मुझे लग गया था कि मुझे मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उनके जो बैकएंड की टीम थी वो बार बार मुझे पुश ये कर रहे थे कि नहीं आप अपना वैल्यूएशन कम करें, क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया था कि हमें इस तरह बोलना है तो मैंने 5 करोड़ ही बोला था, क्योंकि 5 करोड़ का ही काम था। मुझे 1 करोड़ रुपए लेके मैं ज़बरदस्ती क्या करता। और सोनी टीवी ने मुझे दिखाया तो जो मेरा पर्पस था अवेयरनेस फैलाने का वो तो पूरा हो गया। और अगर 5 करोड़ मिलता तो मैं कंपनी के जो पेपर बनाने की जो यूनिट जैसे मैं बता रहा था तो मैं उस पे लगाता। बट एक्चुअल में ये हुआ नहीं। बट अगर आप 1-2 करोड़ भी डाल देते तो क्या फायदा, क्या नुकसान? अच्छा, आप एक चीज बताइए, कोई भी चीज अगर आपको अगर एक मतलब एक बेसिक पेपर की जो फैक्ट्री होती है या रॉ मटेरियल प्रोसेस की जो फैक्ट्री लगती है
उसका बेसिक जो, अगर आपको स्केल में बिजनेस करना है मिनिमम 10 टन से, क्योंकि मैं 1 किलो 2 किलो पे तो मतलब 20 किलो पे 100 किलो पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, और अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो उसके लिए मशीनरीज चाहिए और वो सारी चीज़ें, तो उसका एक मिनिमम बजट था कि हाँ ये 5 करोड़ से कम में नहीं चालू होगा, और अगर स्टैंडर्ड करना है तो ये 40 करोड़ तक है। बट अगर मैं 5 करोड़ तक का अगर मैं काम करूंगा, मेरे पास पूरा एक्सेल था कि फर्स्ट मंथ 10% की कैपेसिटी थे, 5वें महीने तक मैं 40%, और मैं 9वें महीने 13वें महीने तक मैं 90% की कैपेसिटी पे आ पाता है उस 5 करोड़ के फंड से। और जो काम पैसा करता है जैसे मशीनरीज हो गई, मार्केटिंग हो गई, अब 1 करोड़ रुपए में अगर मान लीजिए मुझे CMB मोल्ड मशीन लगानी है जो पेपर बनाने वाली है, तो 70-75 लाख रुपए की तो मशीन ही आ गई, फिर बीटर लगाना, सेग्रीगेटर लगाना, डंप यार्ड बनाना, वो सब कहाँ से आता। तो ये था कि ये पूरा मैंने प्रोसेस कॉम्पैक्ट वे में बताया था। नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट कम से कम 100 करोड़ से कम में तो गवर्नमेंट नहीं चालू करती है कचरा उठाने के लिए एक सिटी का। मैंने तो उसी एक सिटी में कचरा साफ करने के लिए 5 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रपोज किया था। तो ये है, और शार्क टैंक से बहुत फ़ायदा भी मिला कि कई सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, कमिश्नर्स थे, म्यूनसिपैलिटीज़ कमिश्नर थे, जिन्होंने बताया कि उनका ये वेट वेस्ट का उनका प्रॉब्लम है, और उनका फ़ोन आया। तकरीबन 6000 कॉल्स हमने रिसीव करी उसके बाद पोस्ट शार्क टैंक। हाँ बिल्कुल। तो इवन दैट बाहर US से, जापान से, कई ऐसी जगह से शार्क टैंक मतलब हर जगह दिया जाता है, वहाँ से लोगों ने अप्रोच किया कि नहीं हम इस प्रोजेक्ट को अपने यहाँ चालू करना चाहते हैं। तो ये सब अभी उनसे बात भी चल रही है। कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि इसके फाइबर पे, कुछ MDF पे काम करना चाहते हैं, कुछ इसके नॉन वोमन में काम करना चाहते हैं, कुछ इसकी पेपर्स पे काम करना चाहते हैं। तो कई लोगों के अप्रोच है कि हाँ हम सेटअप भी लगाएंगे, हम कुछ खरीदना चाहते हैं पूरा प्रोजेक्ट, बड़ी कंपनीज हैं। तो आप फैक्ट्री मॉडल एज अ फ्रेंचाइज दे सकते हो लोगों को? हाँ, अभी ये इसी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम अकेले नहीं कर सकते। तो हमने एक फ्रेंचाइजी मॉडल की कुछ जैसे जो छोटे जो स्लॉटर हाउस वाले हैं, या कई ऐसी कंपनीज हैं जो चिकन बुचरी वेस्ट में है, इवन दैट जो रेंडरिंग प्लांट्स में है, उनका फेदर यूज़ नहीं होता, तो वो मोस्टली फेदर हमें देना चाहते हैं। इवन दैट कई ऐसी कंपनी जो चिकन का बिजनेस एक्सपोर्ट भी करती है, तो उनके लिए बहुत वेस्ट बच जाता है। तो वो रेंडरिंग आपका प्रोसेस, उससे हमारा ये प्रोसेस है कि रिसोर्सिंग का प्रोसेस कम हो जाएगा, बट जो सैनिटाइजेशन है और वो सारी चीज़ें हैं, तो धोने का जैसे हमने उनको बोल दिया कि फेदर्स को, जैसे अभी मेरा हैदराबाद से फेदर अभी हम लोग मंगा रहे हैं, तो पुणे में हमारा इटसेल्फ खुद का प्रोसेसिंग प्लांट है। इवन दैट हैदराबाद में हमने उनको बताया कि आप इसको इस इतने डिग्री में धो के आप हमें ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, बाकी हम इसको स्टरलाइज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। तो ओवरऑल ये है कि हाँ, मतलब शार्क टैंक के बाद शार्क टैंक में हम 5 करोड़ मांगने गए थे, यहाँ हमारे पास शायद 10 गुना ज़्यादा बड़ी डील्स हम हो सकता है कि क्रैक कर सकते हैं। पर अवेयरनेस ने काफ़ी बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इवन दैट आप मेरे पेज में देख सकती हैं, कई सारे लोगों ने शार्क्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। इवन दैट मतलब मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में, बट हाँ ये है कि मतलब अगर शार्क्स वहाँ बैठे हुए हैं तो उनको भी बैकएंड में काम, मतलब कौन सा स्टार्टअप क्या पोटेंशियल लेके आ रहा है। इवन दैट सोनी टीवी ने भी कमिट किया कि इनोवेशन एंड पोटेंशियल के दम पे ये मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। इट्स अ ट्रू, क्योंकि अगर पैसा होता मेरे पास तो मैं कभी शार्क टैंक जाता ही नहीं। मुझे बताना ही नहीं था कि दुनिया को कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं जब मेरा बिजनेस बड़ा होता तब मैं जाता। तो बट द फैक्ट दैट दे कॉल्ड यू, और फिर मतलब ये तो सोनी टीवी के जो मतलब शार्क टैंक में ये तो है कि उन लोगों के जो स्टार्टअप्स सोशल में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बार उन्होंने ये दिखाया, इन्होंने मीडिया प्रमोशन किया कि नहीं हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स को एंटरटेन करते हैं। बट उन्होंने सिर्फ उसको वो दिखाया कि हाँ, और अगर सोशल एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं या उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो जिस कचरे पे हम काम कर रहे हैं उस कचरे को लोग छूना नहीं पसंद करते, बात नहीं करना पसंद करते, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो है कि मैंने कुछ, और इंडिया में एक्चुअल में जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि लोग छुप के खाते हैं चिकन। तो वो लोग यहाँ पे अनूप बोल रहे थे जैसे कि
टाइम लगेगा मतलब टुवर्ड्स द चेंज, टुवर्ड्स दैट एक्सेप्टेंस? अरे मैम, ये इंडिया के लिए है ही नहीं। इंडिया 27% वूल इंपोर्ट करता है, उसके प्रोडक्ट बना के बेचता है। पर इंडिया में इतनी ठंड होती ही नहीं है। इंडिया में उस चीज की मतलब जितना सिर्फ बिकेगा तो हिमाचल और वहाँ पे बिकेगा, पर वहाँ पर भी शीप वूल और इन सब का ज्यादा क्रेज ऑलरेडी है। तो ये क्योंकि ये प्योर हैंड स्पिन है, हैंड वोवन है, इसकी मार्केट ही यूरोप, यूएस और बाहर है, जहाँ पे इसको अप्रिशिएट किया जाता है, रिसाइकलिंग को अप्रिशिएट किया जाता है। इंडिया में तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए लोग रिसाइकलिंग की बात करते हैं। अब आप देखिए, जैसे पर्टिकुलर मैंने उसके बाद एक्चुअल में मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं शार्क टैंक इंडिया देखता भी नहीं था। मैं सच बताऊँ, मैं वहाँ गया, मेरे जो को फाउंडर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। मेरा रिसर्च बेस्ड पूरा काम है और सारी चीज़ें। तो जब मैं वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा मैंने कि कैसे, तो एक्चुअल में मुझे मतलब ये नहीं बताया गया था कि कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेजिटेरियन है। अब जैसे अमित जैन थे, वहाँ पर लेदर के शूज़ पहने हुए थे। अब कहते हैं जैनीज शूज़ नहीं पहनते और वो लोग पहन के घूम रहे हैं। तो ये तो मैम एक्सेप्टेंस की बात होती है कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या नहीं। पर अगर ये रुई धोने के बाद अगर प्योर वाइट है और उससे पेपर बन रहा है या फाइबर बन रहा है, तो आई डोंट नो कि किसी को, जो क्राफ्ट लवर पीपल हैं, जो एक्चुअल में एनवायरनमेंट को साफ देखना चाहते हैं, अब आप देखिए 32.17% वाटर पॉल्यूशन का डायरेक्टली कॉज है ये वेट वेस्ट। अगर गंगा जी में 65% पॉल्यूशन है तो उस 65% का 32.17% ये वेट वेस्ट का उसका रीज़न है। तो मैं तो मतलब उस वेस्ट में काम कर रहा हूँ जहाँ पर पीने का पानी आपके जो ग्लोबल वार्मिंग और लाइवलीहुड से लेके हर सारी चीज़ों पे मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रैक पिकर्स को मैंने ट्रेन किया। आज मेरे साथ 150 रैक पिकर्स काम कर रहे हैं अलग अलग। मेरे साथ 1200 ट्राइबल वुमेन्स हैं। अब आप सोचिए कि कई ऐसी फैमिलीज हैं जो चिकन खाती हैं, बट वो चिकन का फेदर नहीं नोचना चाह रही थी। तो मैंने ट्राइबल एक झालावाड़ में एक ट्राइबल बेल्ट है, शहरिया और भील। तो मैं उनके पास गया। वो लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ बिनते थे। 2010 में उनकी वुमेन्स जो थी लकड़ियाँ बिन के काम करते थे। 60 रुपीज। जो एनजीओ की आप बात कर रहे थे? हाँ। तो उनको मैंने बोला कि तुम मेरे लिए रुई बना के दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। आज उनको मैं 200 रुपए देता हूँ। पर क्या था कि वो 60 रुपए में दिन भर लकड़ियाँ बिन के बेच के अपने लिए लेके आती थी। 100 रुपए तो उनके लिए 100-120 तो मतलब मान लिया कि बहुत लकी डे होता था उनका। बट अब क्या है कि हमारा वैल्यू चेन सिस्टम में मैंने पूरा काम बनाया कि ताकि हम 100 ग्राम्स के पैकेट्स सबके यहाँ भेज देते हैं, वो रुई बना के हमें वापस कर देते हैं, जिससे फिर हम उसको स्पिनिंग करके और उसकी वीविंग करके उसको नॉन वोवन में और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम अनइंटेंशनली आपके कॉलेज के टूवर्ड्स ही जाते जा रहे हैं। हाँ, ये मेरा पीछे मेरा कॉलेज है। और यहाँ तो मतलब कई बार ऐसा रहता था कि मतलब यूजुअली क्लास से मुझे निकाल ही दिया जाता था कि ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि ऐसा होता था, हो सकता था। तो फैकल्टी कहती थी कि राधेश जाओ और बाहर पढ़ के आओ, फिर मुझे बताना कि अगर मैं कर दूंगी तो तुम क्या करोगे। तो इवन दैट मतलब हाँ, बट आईसीडी में क्या हुआ, जब मैंने इसका रुई निकाल ली, धागा बना लिया, तो मुझे आईसीडी की डायरेक्टर है हमें तुलिका गुप्ता, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन दैट वहाँ पे उन्होंने मुझे कई जगह ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी उन्होंने कि जहाँ पे मैंने इसको शोकेस किया, इंडिया स्टोरी में और दस्तकार में, जहाँ पे लोगों ने बहुत पसंद किया। और खूब, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने इसका एक मफलर हमने 80-80 हज़ार रुपए का बेचा है। मैं आज यश को लिटरली एक स्क्रीनशॉट भेजा। मैं आपकी शॉप वाले पेज पे गई और वहाँ पे से 2-4 हज़ार के थे, 8 हज़ार के थे, एक 40 हज़ार का था। मैंने उसे स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने कहा यार ये गलत तो नहीं लिखा हुआ है? नहीं। अब आपको मैं बताऊँ, एक्चुअल में आप ये देखिए कि जो तूश की बात करते हैं ना, तूश फैब्रिक होता है। तूश पहले अब बैन हो गया है तूश। तो उससे तो फाइबर था, उसमें ना जब उसका धागा बनाते थे तो होता क्या था कि बहुत फाइन धागा होता था। तो जब उसके कार्डिंग करते थे तो उसके आर्टिस्ट, उनको ये पता था कि आप नॉर्मल आईज से उसको देख नहीं सकते उसके फाइबर्स को। वो सिर्फ उसको ऐसे बनता है, वो वूल, शीप वूल होती है, वो तूश का वो। बट बैन क्यों कर दिया? बैन क्योंकि मैम इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर वो जिससे निकलता है वो विलुप्त होने लगा था उसको, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पकड़ के पूंछ निकालने की कोशिश करते थे, या आपका पश्मीना गोट है वो भी तो आपकी ये देखिए विलुप्त उसमें ही है। और एक सबसे मज़ेदार बात आप सुनेंगी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 22,000 भेड़ें ही हैं सिर्फ, और जो एक भेड़ 1.5 से 2 किलो ही पश्मीना निकाल सकती है, और पूरा वर्ल्ड पश्मीना के शॉल पहनता है। सब सिंथेटिक विस्कोस पहनते हैं पश्मीना के नाम पे। बट आप ये सोचो 22,000 भेड़ें पूरे वर्ल्ड को पश्मीना कैसे दे सकती है। बट जितने भी बड़े लग्जरी ब्रांड है या जितना भी कंजम्पशन देखिए, ये 500 किलो का या 5,000 किलो का या 10,000 किलो, इतना तो पश्मीना निकलता नहीं जितना बिक जाता है। तो आप सोचिए क्या कैसे बिकता है। मतलब मेरे को यही लगता है कि मोस्टली सभी नकली पहन रहे हैं, क्योंकि वो रिंग टेस्ट करा के ये कश्मीर में बेचते रहते हैं। बट आज के डेट में सिंथेटिक फाइबर्स इतने ज्यादा हो गए हैं, आप उसका रिंग टेस्ट करा रहे हैं, आप कुछ भी करा सकते हैं, कुछ नहीं। वो तो बस रिंग टेस्ट करा के हाँ पश्मीना है दे दो। अच्छा, एक मतलब कितनी बिक्री सिर्फ इसकी वजह से हो जाती है। अब मैम रिंग टेस्ट हम लोग भी रिंग टेस्ट करते हैं, और जो आपको 40,000 रुपये वाला वो शॉल आपने देखा, वो 35 डेज लगे उसको बनने में, और 2 वुमेन आर्टिजन्स ने बनाया, जिसमें एक्चुअल में देखा जाए तो 70% कॉस्ट उसकी सिर्फ बनाने की है, और उसके बाद उसको डाई करना, क्योंकि अब डाई कर रहे हैं, कहीं से टूट गया फट गया तो पीसी खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप मेरा फाइबर देखेंगे उसको वीव करना 44 इंच में 50 इंच में, तो वो बहुत टफ चीज़ होती है कि इसको वीव करना, और इतने सॉफ्ट वो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने ये भी देखा होगा, हमारे हर प्रोडक्ट में 7 ईयर रिप्लेस वारंटी है। ओके 70 साल तक कभी फेदर बाल जैसे है ना कभी खराब ही नहीं होगा। सीप वूल और जितने भी वूल है ना, सब में इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। आप देखेंगे स्मेल आने लगती है, स्मेल आने लगती है वुलन में, आपको उसको नैप्थलीन बॉल में रखना पड़ता होगा। अब मेरा ये पहला ऐसा वर्ड का शॉल है जो बिल्कुल प्रीमियम है, आप उसको वॉशिंग मशीन में धो सकती हैं, आप पटक के धोइए, खराब नहीं होगा। खराब हो जाए वापस कर दीजिए, हम नया दे देंगे, क्योंकि वो खराब ही नहीं होगा। इट्स अ फेदर, इट्स क्या है, उसमें सिंथेटिक फाइबर नहीं है वो। उसका जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वही 13 मेगापास्कल की है, तो आप सोचिए कि कितना मजबूत है वो। तो इसमें इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं है कुछ, कि जैसे कि जहाँ से फोल्ड किया वहीं से टूट गया या मिट्टी हो गई। जैसे अपने बाल होते हैं, पानी जैसे आप नहाते हैं तो कितना सारा पानी करने उसमें रहता है, और जैसे ही आपने हल्का सा फटका दिया और बाल सूखे, सेम फेदर है। तो आप ये देखिए कि जो नॉर्मल वूल होती है उसमें वाटर कंटेन रहता है। विस्कोस के फाइबर्स देखिए कि स्वेटर 3 दिन नहीं सूखती हैं। आप मेरा फेदर लीजिए, भिगोइए, और आप इसको ड्रेन करके, और उसको पूरा आपने उसको जैसे नॉर्मली कपड़ा धोते हैं, उसके बाद एक और नॉर्मल हाथ से झटक के टांग दीजिए, 2 घंटे में सूख जाएगा। तो ये सब इसकी जो यही क्वालिटी है, यही खूबसूरती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, और क्योंकि टाइम बहुत कम था, चीज़ें बहुत कम थी, उन लोगों ने बस ये देखा कि हाँ हम चिकन बूचरी वेस्ट से ये बना रहे हैं। बट चिकन बूचरी वेस्ट और चिकन फेदर बहुत वायस है, क्योंकि उससे मैंने बहुत सारे प्रोसेस से ये फेदर निकाला है, और फर्टिलाइजर बनाया, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो उनको ये लग रहा था कि हम एज अ रॉ मटेरियल मतलब B2B के लिए जाए, और एक्चुअल में मैं B2B के लिए आया था। मुझे ये भी बोला गया था कि B2B बिजनेस के लिए स्टॉक सपोर्ट करते हैं, पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग सिर्फ B2C में हैं। और अच्छा हुआ कि मतलब अगर वहाँ पर मुझे फंडिंग मिल जाती, तो जो मुझे बाहर के जिन लोगों ने समझ के, जिस इंडस्ट्रीज ने जो पर्टिकुलर पेपर में काम कर रहे हैं या इसमें काम कर रहे हैं, फाइबर में काम कर रहे हैं, और जैसे अनुपम ने बोला था मुझे कि यूजुअली होता क्या है कि हम इस पे क्यों बिजनेस, मतलब हम लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बनाना फाइबर और इन सब चीज़ों में इतना वो नहीं है, क्योंकि उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट 5 रुपया है। मैं ये तो मेरा बेबी है, मैं इसको 10,000 में कोई दुनिया में अगर बना रहा हो तो इसको प्रोसेस का पैसा है, इसकी क्राफ्ट का पैसा है, इसकी मेकिंग का पैसा है। जब इसको बल्क में बनेंगे तो सस्ता हो जाएगा। तो मतलब यूजुअली लोग लॉस में जाते हैं। मैं तो हमेशा 300 से 400% के प्रॉफिट में ही रहता हूँ। तो मेरी कंपनी आज तक लॉस में नहीं गई। एज अ प्रोडक्ट सेलिंग में, एज अ प्रोडक्ट में, हाँ ठीक है, हमें एसेट्स में और इन सब में पैसे लगा रहे हैं, बट मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जितनी वैल्यू से बिकता है, जितने लोग उसको खरीदते हैं जितने प्यार से, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस लॉस का बिजनेस है। तो उसमें सेल्स की भी बात हो रही थी कि एक रिक्वायरमेंट, अरे वो रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखिए जैसे
एस्बेस्टो, अब मैं बताऊँ, इट्स अ फाइबरस, फेदर इज अ फाइबरस मटेरियल लाइक, तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव है एस्बेस्टोस का। अब कई 2 कंपनीज हैं यहाँ पे ऐसी जो कि एस्बेस्टोस की सीट्स बनाती हैं, ठीक है। इवन दैट ये टायर के साथ भी मिल जाता है जैसे हाँ। तो जो टायर की कंपनी है उन्होंने ये बोला कि ये टायर में हम यूज कर सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है, स्ट्रेंथ है और लाइट वेटेड है। हाँ। तो डिमांड इसकी ये है कि कुछ ऐसी कंपनीज है जो हमसे 40-40 हजार टन मांगती हैं साल का, बट उसको बनाने के लिए पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है। अब अगर आप नॉर्मली आप कॉटन के जो गद्दे, रजाई गद्दे बनते हैं सिंपल, अगर गवर्नमेंट का कई सारे टेंडर्स होते हैं, कई सारे वो होते हैं जिसमें आपके रुई की जरूरत होती है, अगर सिर्फ हम रुई ही बेचें तो हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, हम तो इसके एंड प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। हम जैसे उन्होंने बोला कि आप इसको अभी तक मार्केट नहीं समझ पाए, मार्केट नहीं समझ पाए होते तो 3 महीने में 94 लाख रुपए का बिना पैसे के धंधा नहीं कर सकते। बात यहाँ पर थी कि मार्केट ही 3 महीने का है यहाँ पे मैक्सिमम, और उसमें भी अगर नीस जो कंपनी होती है, नीस प्रोडक्ट होते हैं, उसको लेते ही कौन कितने यहाँ तो सब विस्कोस और सिंथेटिक पहनने वाले हैं। 200 रुपए वाला मफलर वाला कभी 2000 का मफलर खरीदेगा ही नहीं, खरीदेगा, परचेज पावर ही नहीं है। बट यही चीज अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ 2000 रुपए वहाँ उनके लिए कुछ नहीं है। तो वहाँ की मार्केट, वहाँ के लिए अप्रोच करने के लिए वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर वो चीज इनको समझ में आती तो ये फंड्स लगाते। और क्योंकि ये एक और सबसे बड़ी चीज मैंने वहाँ पे सीखी कि ये वहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं एक्चुअल में। जो इन्होंने इस बार जो ये एक एजेंडा रखा कि हम सोशल एंटरप्राइजेस के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि सोशल एंटरप्राइजेस में जो मतलब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म मिलते हैं। और यही रीजन है कि इन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया। घबराहट है 5 करोड़ सुन के, मैं लिटरली बताऊं, अगर मैं 1 करोड़ मांगता तो ये लोग सब दे देते, पर मुझे इनका 1 करोड़ नहीं चाहिए था। जैसे ही 5 करोड़ मांगा, इन लोगों का बजट ही था 5 करोड़ रुपए। ये पता नहीं कैसे वैल्यूएशन लेके बैठा है, बट आई डोंट नो। तो इनका बजट ही, इनका पूरे शार्क टैंक में ही 5 करोड़ रुपए ही खर्च करते होंगे ये। और जहां मैंने इनसे 5 करोड़ मांगा तो ये इन्होंने कहा कि आप सेल्स पे हमारा वैल्यूएशन देख रहे थे, बट एक्चुअल में मेरे हिसाब से जितने भी मैं बाहर अभी शार्क टैंक के बाद लोगों ने मुझे बताया, समझाया मुझे लोगों ने, क्योंकि प्रोडक्ट का वैल्यूएशन होता है, मार्केट का वैल्यूएशन होता है कि हम कितनी बड़ी, मतलब आप यही बोल रहे थे कि उसके बाद मेरा पेटेंट हुआ है। सो मतलब कहीं भी वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट आएगी तो वो बंदा आपके पास ही आएगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, कोविड में सब लोग घर में बैठ गए थे, हर आदमी जो है मरने से डरता है, और जिस कचरे पे हम काम कर रहे हैं और उसमें इतनी अच्छी वैल्यूएशन का प्रोडक्ट निकल रहा है, तो यूजुअली बात है, अगर जैसे अभी मेरी बात हो रही है एक यूएस गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बोला, इवन दैट फ्रेंच एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने 25 लाख रुपए की ग्रांट दी और वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट बेचें। तो मेरे को लगता है शार्क टैंक से अच्छा हमारी एम्बेसीज हैं जो कि इंडिया में आके काम कर रही हैं, सोशल मूवमेंट्स में काम कर रही हैं, और इवन दैट वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, विलग्रो हो गया, स्टार्टअप ओएसिस हो गया, ये एक्चुअल में सोशल के लिए काम कर रहे हैं। और ये नहीं है कि आई एम सो श्योर कि आपका IICD का बैच और जो भी टेक्सटाइल के इंडस्ट्री वाले हैं वो तो एक्चुअली बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी इनोवेशन और आपका प्रोडक्ट। ये तो जिनको उसकी नॉलेज है, क्राफ्ट जो पर्टिकुलर, सपोज आप मेरा भी, अब आप ये स्टोरी जानने के बाद अगर आप मेरा प्रोडक्ट देखेंगे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या है। ये है कि जो लोग पानी, सेव वाटर, सेव अर्थ और ये सारी चीज़ बात करते हैं, पर वो प्रिंटिंग राइटिंग पेपर यूज़ करते हैं। मैं जो मेरा पेपर मैं पेपर बना रहा हूँ उनसे सस्ता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लकड़ी नहीं यूज हो रही, और इस अर्थ में गोल्ड से भी ज़्यादा, पूरे इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रीशियस चीज़ है तो वो है पेड़। अर्थ में यानी ज़्यादा अवेलेबल है, बट पूरे अगर आप यूनिवर्स की बात करें तो सबसे सिर्फ अर्थ में ही है वुड अवेलेबल है, बाकी हर जगह पर मतलब ऐसा नहीं है। तो सबसे प्रीशियस चीज़ है कि, और इसी से पूरी ग्लोबल वार्मिंग और सारी चीज़ें मतलब जुड़ी हुई हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि लोग कम से कम पहली बात तो पेपर यूज़ करें, और अगर यूज़ भी करना पड़ रहा है तो ऐसे पेपर यूज़ करें जो रिसाइकल्ड है। हमारा पेपर यूज़ करें, और भी रिसाइकल से बने हुए हैं तो वो पेपर यूज़ करें, जिससे इवन दैट वो फैब्रिक यूज़ करें जिसको उसको वो रीयूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक्स को दोबारा रीयूज़ नहीं करें। दैट्स अ वेरी वाइज लेसन।
क्योंकि आप जब आप रेशियोज पे हम बात कर रहे हैं कि 1 kg बनाने के लिए 3 kg लकड़ी लग रही है। 65% लिग्निन है उसमें, तो वो तो आपको बॉयलर लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े टम्बलर लगाने पड़ते हैं, पानी बहुत सारा यूज़ होता है, तब जाके आपके पास एक वाइट पेपर रहता है। और लोगों ने टिश्यू पेपर यूज़ किया और फेंक दिया। अब सोचिए कि अगर आपने मतलब आप एक पेड़ लगा नहीं रहे, पर आप कम से कम नहीं तो पूरी ज़िंदगी में 10 से 12 पेड़ तो खराब कर ही देते हैं। आपका एक लास्ट लेसन फ्रॉम शार्क टैंक, चाहे वो ग्रूमिंग वाइज हो, चाहे वो एक होता है ना ब्रांड को पिच करके भी एक चीज़ें समझ में आती हैं। एनी लास्ट नोट्स ऑन शार्क टैंक एंड योर फ्यूचर विजन विद गोल्डन फेदर्स? फ्यूचर विजन ये है कि मतलब मुझे इसके फाइबर से, डिफरेंट फाइबर से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने हैं और एक मतलब बिजनेस बनाना है, और कम से कम नहीं तो 2-2.5 हज़ार करोड़ का बिजनेस करना है साल का, ऐसा नहीं है ईयर का। और शार्क टैंक में जाने के बाद मुझे एक चीज़ का कॉन्फिडेंस बहुत आया कि मैं मतलब मैंने जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल से अवार्ड्स जीते टेक्सटाइल और इन सारी चीज़ों से, उसके बाद जब मैंने उनको फेस किया तो मुझे ये पता है कि दुनिया कुछ भी बेच के बड़ी बन जाती है, बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। That's amazing. हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। बहुत मज़ा आया, मतलब आई वांटेड दिस स्टोरी, और जो मतलब टाइम आपको उस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला शायद इस प्लेटफॉर्म पे मिल गया। आई विश कि मतलब ये लोग देखें और इसको एक्चुअल में समझें कि मेरा जो प्रोजेक्ट है या मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। आपने जो अपना टाइम, एफर्ट, ब्रेन, मतलब इट टेक्स इनोवेशन के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए होती है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बट सबसे ज़्यादा वर्थ वाइल भी वही जर्नी होती है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर हैविंग सच अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट, एंड आई होप आप 250 करोड़ पे पहुँचे बहुत जल्दी। 2,500 तो स्टार्टिंग है। तो 250 उसके लिए पहले मुझे बट हाँ ये है कि जब लोग मुझे बोल रहे थे कि ये बिकेगा नहीं, तब मैंने इसको करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। जब लोग कह रहे थे कि इसको 1 रुपए का नहीं बेच सकता, ये फेदर कौन लेगा ये कचरे को, तो मुझे पता है कि ये बिकेगा और बहुत ज़्यादा बिकेगा। हमें पता है बिकेगा, पता नहीं मेरे को तो लग रहा है मुझे उस दिन का इंतजार है कि मैं सबसे पहले मैं अपना पेपर लॉन्च करना चाहता हूँ, और मैं उस दिन का इंतजार है कि मैं जल्द से जल्द एक पेपर मिल बनाऊँ। और मैं आपकी डायरी का वेट करूँगी। बिल्कुल श्योर मैम, मेरे पास डायरी अभी भी रखी है, मैं आपको दे दूंगा। एंड में डायरीज और ये था कि शॉल से ज़्यादा आई थिंक आई चेरिश दैट मोर। डायरीज हैं बहुत सारी, मतलब मैंने इसको वीव करके अलग अलग तरीके से बनाया। मैंने मतलब 72 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हॉट केक की तरह मैंने बेचे हैं, बट ये था कि मैंने 13 साल इनको केवल बेच के ही एक्सपीरियंस लिया कि यहाँ कौन क्या बिकता है, और उसके बाद मैंने उसकी पूरी मार्केट स्ट्रेटजी और सारी चीज़ों पे काम किया। अब अगर मैं सिर्फ मैं सिंपल इसकी रजाई बना के बेच के भी बिजनेस कर सकता था, बट मेरा मेन फोकस ये था कि इससे बिजनेस तो करना ही करना है, ये तो एक प्रायोरिटी है ही है, बट इससे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इससे रॉ मटेरियल, इसका फाइबर, आप इससे धागा बनाओ, आप इससे कपड़ा बनाओ, आप इससे रजाई बनाओ, आप इससे पेपर बनाओ, आप इससे नॉन वोवन बनाओ, आप MDF बनाओ, रग्स बनाओ, कुछ भी बनाओ। और आज आप देखिए 3 लेयर प्लास्टिक, 1 लेयर प्लास्टिक बंद हो रही है, कागज तो बेसिक नीड हो गई है, तो वो तो बहुत जरूरी है, और जितना कागज उतने पेड़ जाएंगे। और कोई अल्टरनेटिव है क्या कागज बनाने का, आप बताइए। कल या परसों रिसाइकल के लिए भी कागज ही चाहिए, रिसाइकल करने के लिए भी तो आपको कागज ही चाहिए, तो कहाँ से आएगा। 27% कागज की वैल्यू बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, रीजन यही है। तो आई विश कि जैसे आपसे बात हुई कि यहाँ हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट ईयर से पेपर प्लांट लग जाए। और मुझे तो शार्क टैंक में मुझे लगा कि इंडिया से ज़्यादा मुझे फॉरेन कंट्रीज से जो आए, तो हो सकता है कि मैं इंडिया से पहले US में मेरा पहले मेरा पेपर प्लांट पड़ेगा। इंडिया में तो शायद देख के पड़े,
But जाना हाँ, वहीं ये चाहिए जहाँ चीज की वैल्यू हो। एक्चुअल में मतलब आप जैसे एक अब गवर्नमेंट वाली भी बात में और आपको जब बताऊं, ये चीज पता है यूएस से आएगी ना तब लोगों तब को लोगों को ज्यादा समझ पसंद में आएगी। आएगी। बिल्कुल सही कह। उसमें ये है कि अभी जैसे गवर्नमेंट में भी जैसे मैं गया ना, तो गवर्नमेंट सफाई के लिए 700-800 करोड़ रुपए का बजट बनाती है। हाँ। और वो साफ भी हो जाता है। हाँ। और कचरा वही रहता है। दूसरी चीज, जब आप अपना प्रोजेक्ट लेके जाओगे तो गवर्नमेंट ये कहती है मेरे पास तो 25 लाख रुपए का बजट है। हाँ। हमको तो सबको देना है, और पर सब चिकन में थोड़ी काम कर रहे हैं, सब हाँ। इस तरह के वेट वेस्ट में काम थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। अब इस 25 लाख रुपए में आप देख लीजिए क्या करना है। उसके बाद भी प्रोसेसिंग फीस अलग से लगती है। मैं बिल्कुल आपको बताऊं, प्रोसेसिंग फीस लगती है। उस 25 लाख में बेचारा करेगा क्या, कि वो मशीन लेगा, कि वो हर कचरे वाली दुकान में लेके ढोएगा, कि क्या करेगा। और मतलब ये एक तरह से दुर्भाग्य है कि जिस वेस्ट में हम रह रहे हैं, ये तो कहिए कि इंडिया में जो एशियन कंट्रीज हैं उनका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम थोड़ा ज्यादा मजबूत हाँ, है। हो गया है ऐसी जगहों में नहीं तो इतने कचरे में, जहाँ पर ऐसा कचरा है जहाँ पे आप काम करते हैं, हाँ। तो It was an absolute fun experience with him and इतना कुछ सीखने को मिला as an innovator, as an entrepreneur, how to take your stand, how to build a product that outshines, you know, literally generations of work, what he is doing with his product. मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ है. So thank you so much. I have also interviewed Manu Sharma, जिनका लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ. This brand also went to Shark Tank, and I hope you keep on supporting, watching our episodes, and I'll keep on bringing people like this, brands like this, innovations like this for you. Thank you so much, guys. Bye.